कल्पना कीजिए, एक घूप अंधेरी तंग सुरंग जहां हवा में सड़ांत की बदबू तैर रही है और रहस्यमय फुसफुसाहटें गूंज रही है। कब किस पल दुश्मन से सामना हो जाए कोई भरोसा नहीं। आपके पास बचाव के लिए सिर्फ एक छोटी सी पिस्तौल है। वियतनाम युद्ध के दौरान दो सैनिक ऐसी ही एक सुरंग में उतरे जहां उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो आज तक उनके दिमाग से नहीं निकला। क्या वो भूतों का साया था या कुछ और, कुछ बहुत पुराना, बहुत शैतानी। अगर आपको डरावनी कहानियां पसंद है तो ये वीडियो आपकी रातों की नींद उड़ा देगी। पूरी कहानी जानने के लिए अंत तक बने रहे। इस कहानी के 3 पार्ट्स होंगे और अब चलते हैं कहानी की ओर। लगभग 50 साल तक मैंने अपना मुंह बंद रखा, पर अब मैं क्यों बोल रहा हूं? खैर दोस्तों, टर्मिनल कैंसर ऐसा ही करता है। जो गहरे राज आप कब्र तक ले जाने की सोचते हैं, वो अचानक बाहर निकलने को बेताब हो जाता है। मैं आपको वियतनाम युद्ध की लंबी चौड़ी कहानियां सुनाकर बोर नहीं करूंगा। वो समय हर किसी के लिए भयानक था, लेकिन मेरे लिए खास तौर पर, क्योंकि मैं सिर्फ 5 फीट 3 इंच का था। अगर आपको नहीं पता कि वियतनाम युद्ध में छोटे कद का होना क्या होता है, तो सुनिए। जैसे ही आपकी आर्मी की ट्रेनिंग खत्म होती है, आप एक अनजान देश में ड्यूटी देने पहुंचते हैं। वहां एक वरिष्ठ अधिकारी आपकी ओर इशारा करता है और कहता है, हे, तुम टनल कमांडो के लिए एकदम सही फिट हो, इसमें शामिल होना चाहोगे? भले ही ये एक तकनीकी रूप से एक सवाल था, क्योंकि उन प्लाटूनों में सर्विस वॉलंटरी लेते थे, लेकिन ये सवाल जैसा नहीं लगता था। ये एक आदेश था। और इस तरह मेरा युद्ध का बोझ तय हुआ, एक टनल रैट बनना, गहरी नम खतरनाक सुरंगों में उतरना जो दुश्मनों और जालों से भरी थी। आमतौर पर हम साइगोन के पास विशाल कूची सुरंग के आसपास में काम करते थे, लेकिन उस दिन नहीं। उस दिन हमें दानांग के पश्चिम में उत्तर की ओर एक सुरंग परिसर की जांच का आदेश मिला। उस दिन हम 2 थे, मैं और बेनोइट। आमतौर पर काले लोग अपने लंबे कद की वजह से टनल रैट बनने से बच जाते थे, लेकिन बेनोइट का छोटा और काला होने का दोहरा अभिशाप मिला। ऐसा अभिशाप जो मैं अपने सबसे बुरे दुश्मन को भी नहीं देना चाहूंगा। मैं सबसे पहले सुरंग में उतरा। बेनोइट मेरे पीछे था। हमारे पास मॉडल 39 पिस्तौल, कुछ C4 विस्फोटक, हमारी बुद्धि और बस। अगर आप सोच रहे हैं कि हमने छोटे कैलिबर की मॉडल 39 पिस्तौल क्यों ली थी, तो एक तंग सुरंग में कोल्ट 45 फायर करके देखिए। आखिरी आदमी जिसने ऐसा किया, उसके कानों से खून बह रहा था और उसे घर वापसी का टिकट मिल गया। हमें ऐसा लगा जैसे हम घंटों रेंग रहे थे। सुरंग इतनी तंग थी कि शायद उसे हाल ही में खोदा गया था। उसमें सड़ांत की बदबू थी जो आमतौर पर या तो खराब खाने या किसी मरे हुए वियतकोंग सैनिक की वजह से होती थी। लगभग 40 मिनट तक पूरी तरह खामोशी में रेंगने के बाद मैंने देखा कि सुरंग आगे एक कमरे में खुल रही थी। मैंने अपने पैर से बेनोइट के सिर पर हल्की सी थपकी दी। मैंने उसे अपनी पिस्तौल तैयार करते हुए सुना। मैं उस खुले कमरे में उतरा और अपनी पिस्तौल को अंधेरी परछाई की ओर तान लिया। कमरा एक छोटा तेल की दीपक की मंद रोशनी में डूबा था। वो पूरी तरह सुनसान था। हमने कमरे का जायजा लिया। ये अब तक की सबसे लंबी सिंगल टनल थी जिसमें से हम रेंग कर गुजरे थे। हैरानी की बात थी कि इसमें कोई जाल भी नहीं था। छत से लटका एक दीपक और सामने की दीवार पर टंगा एक कैनवस का तिरपाल, बस यही था। इस सुरंग को खोदने वाले लोग कहाँ थे?
कमरा खाली क्यों था? मैं तिरपाल के पास गया और अपने पिस्तौल से उसे एक तरफ हटाया। उसके पीछे पत्थर की सीढ़ियां थी जो नीचे की ओर जा रही थी। पत्थर की सीढ़ियां, वो भी इतनी गहराई में? मैंने बेनोइट से फुसफुसाते हुए कहा, वियतकोंग ने इसे नहीं बनाया, यह पुराना है, बहुत पुराना, शायद अमेरिका से भी पुराना। बेनोइट ने डर भरी आवाज में जवाब दिया, हम इतनी दूर आ चुके हैं, अब आगे बढ़ना होगा। मैंने कहा। हम दोनों धीरे धीरे उन तंग सीढ़ियों से नीचे उतरे। हमारी फ्लैशलाइट में लाल लेंस थे और मैं कसम खाता हूं, रोशनी में सीढ़ियां ऐसी लग रही थी जैसे हम नरक में उतर रहे हो। सीढ़ियां उतनी ही गहरी थी जितनी सुरंग लंबी थी। आखिरकार मैंने देखा कि सीढ़ियों का रास्ता एक और तिरपाल से बंद था, जिसके दूसरी तरफ से रोशनी आ रही थी। मैंने अपने पिस्तौल से तिरपाल को एक तरफ हटाया। मेरी उंगली ट्रिगर पर कांप रही थी। मेरी आंखें चौंधियाई गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने लगभग गोली चला दी, लेकिन नहीं चलाई। किसी चीज ने मुझे रोक लिया। कमरे में कम से कम 10 लोग थे। उनमें से कोई भी हथियारबंद नहीं था। मैंने अपनी पिस्तौल उस समूह की ओर तानी और अपनी टॉर्च से उन्हें रोशन किया। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो बस वहीं खड़े थे, धीरे धीरे आगे पीछे हिल रहे थे और सर घुमा रहे थे। तभी मेरा साथी वहां पहुंचा, पिस्तौल ताने घबराए हुए। बेनोइट, गोली मत चलाना, यहां लोग हैं। लेकिन इनके साथ कुछ गड़बड़ है। मैं उस छोटे कमरे में दाखिल हुआ जो सिर्फ छोटी छोटी मोमबत्तियों से रोशन था। बेनोइट मेरे पीछे पीछे आया। हमने अपनी टॉर्च की रोशनी उन लोगों पर डाली। उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, बस धीरे धीरे आगे पीछे हिलते रहे। मैंने एक व्यक्ति के चेहरे पर अपनी टॉर्च की रोशनी डाली और अपनी उंगलियां चटकाई। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसके कपड़ों से पता चल रहा था कि वो वियतकोंग सैनिक था। वे सभी वियतकोंग थे। 3 महिलाएं और 7 पुरुष, सभी धीरे धीरे हिल रहे थे और अपना सिर एक अजीब तरह से घुमा रहे थे, जैसे दुनिया से उनका कोई वास्ता ना हो। उनकी आंखें पूरी की पूरी गहरे काले रंग की थी, लेकिन मैं ठीक ठीक रंग नहीं बता सकता था क्योंकि मेरी टॉर्च की रोशनी लाल थी। बेनोइट ने अपनी टॉर्च से कोने की ओर इशारा किया। उनकी सभी राइफलें एक ढेर में रखी थी, बुरी तरह जंग लगी हुई। ओह गॉड, बेनोइट, ये बेचारे यहां कब से हैं? मैंने पूछा। मुझे नहीं लगता कि भगवान इस जगह पर कभी आते होंगे, बेनोइट ने अपने गहरे कैजुन लहजे में घबराते हुए जवाब दिया। मैंने कमरे के सामने अपनी रोशनी डाली। सभी वियतकोंग सैनिक एक छोटी सी वेदी की ओर मुंह करके खड़े थे। मैं उसकी ओर बढ़ा। एक साधारण पत्थर के चबूतरे पर कई मोमबत्तियों की रोशनी में एक सोने की मूर्ति खड़ी थी। मूर्ति को बारीकी से तराशा गया था। एक खूबसूरत नग्न महिला जिसकी ऊपरी हिस्सा मानवीय था, लेकिन निचला हिस्सा ऑक्टोपस जैसा था। दर्जनों छोटे सोने के टेंटिकल्स उसके धड़ के नीचे की ओर फैले थे। उस मूर्ति के बेस पर कुछ लिखा था, लेकिन वो लेखन मैं नहीं पहचान सका। मैंने मूर्ति को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन बेनोइट चिल्लाया, रुक जाओ, उसे मत छू। मैंने अपना हाथ 1 इंच पीछे खींच लिया। हमें यह जगह जल्दी छोड़नी होगी, बेनोइट ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। क्या हम इन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे? मैंने उनकी आंखों में रोशनी डालते हुए पूछा।
हम C4 चार्ज लगाएंगे और 90 मिनट का टाइमर सेट करेंगे, उन्होंने कहा। वो पहले ही अपनी बेल्ट से C4 निकाल रहे थे। ये नियतें हैं, मैंने बेनोट की ओर मुड़कर विनती की। ये लोग कब का मर चुके हैं, शायद मरने से भी बदतर। मैंने ऐसा कुछ पहले भी देखा है, बेनोट ने कहा। मैंने और बहस नहीं की। हमने जल्दी से C4 चार्ज लगाए, 90 मिनट का टाइमर सेट किया और जितनी जल्दी हो सका पत्थर की सीढ़ियों से ऊपर भागे। ऐसा लगा जैसे हमें उस छोटे दीपक वाले कमरे तक पहुंचने में जिंदगी भर लग गई। मैं सुरंग में चढ़ गया, बेनोट मेरे पीछे था। अचानक हमें दूर से एक महिला की आवाज सुनाई दी। इसे अनदेखा करो, चलते रहो, बेनोट मेरे पीछे से चिल्लाया। मुझे बताने की जरूरत नहीं थी, मैं वापस नहीं जा रहा था। यह मेरे जीवन का सबसे लंबा रेंगना था। मैंने दिन का उजाला देखा और रेंगता रहा। भले ही मेरा हाथ कीचड़ और खून से लथपथ थे, मैं बाहर निकला और ताजी हवा के लिए हाँफने लगा। बेनोट भी मेरे पीछे आया। हमने बाकियों को C4 विस्फोट की चेतावनी दी, लेकिन और कुछ नहीं बताया। बेनोट और मैं सुरंग में प्रवेश द्वार से दूर पूरी तरह खामोश बैठे रहे, इंतजार करते रहे, प्रार्थना करते रहे। जमीन हिली, एक हल्की सी आवाज आई और सुरंग से मिट्टी का एक छींटा निकला। हम दोनों ने राहत की सांस ली। लेकिन ऐसे अनुभव के बाद आप छोटे छोटे सवालों से घिर जाते हैं। आज भी मैं सोचता हूं, उस कमरे में मोमबत्तियां कौन जला रहा था। मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं वियतनाम में बिताए समय की ज्यादातर बातें नहीं सुनाऊंगा। मैं इसे कभी NAM, नॉन अलाइंग मूवमेंट नहीं कहता, क्योंकि घर लौटने के बाद मुझे पता चला कि युद्ध के दौरान पीछे रहने वाले लोग ही इसे NAM, वियतनाम देश का स्लैंग वर्ड कहकर सबसे ज्यादा शोर मचाते थे, किसी गहरे दुख भरे अंदाज में। संक्षेप में, दानांग के पास सुरंग की उस घटना के बाद बेनोट और मैं मानसिक रूप से टूट चुके थे। हम सुरंग के काम के लिए बेकार हो गए थे। हमें मशीनीकृत पैदल सेना की 2 अलग अलग प्लाटूनों में भेज दिया गया। लगभग 1 महीने बाद मैं एक खोज और खतरनाक मिशन पर था, जब एक नौसिखिया वियतकांग ने एक ट्रिप वायर को छू लिया। वो ट्रिप वायर हमारे द्वारा जब्त किए गए क्लेमोर माइन से जुड़ा था। क्लेमोर ने उसके पैर उड़ा दिए और मेरे धड़ में धातु और हड्डी के टुकड़े घुस गए। मैं बच गया। मेरी इस तकलीफ के बदले मुझे घर का टिकट मिला। हालांकि घर से मेरा मतलब जापान में कैंप जामा नामक एक आर्मी अस्पताल था। 2 सर्जरियों में मेरे धड़ से छर्रों के ज्यादातर टुकड़े निकाले गए। अस्पताल में भयानक भीड़ थी। रात में मरीजों की चीखें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते थे और बदबू मुझे उस सुरंग की याद दिलाती थी। मुझे बहुत राहत मिली जब भीड़ की वजह से मुझे परिसर की एक पुरानी इमारत में शिफ्ट किया गया। ये एक परित्यक्त शरण वार्ड था, पूरी तरह जीर्ण शीर्ण। वहां सिर्फ 15 मरीज थे, जिनमें ज्यादातर की चोटें मामूली थी। मुझे कोई परवाह नहीं थी। यह मुख्य इमारत से दूर था, इसलिए मुझे हर रात उन बेचारे सैनिकों को अपनी मां के लिए चिल्लाते हुए नहीं सुनना पड़ता था। मैं ठीक हो रहा था, जो एक वरदान भी था और अभिशाप भी। मेरा दौरा खत्म नहीं हुआ था। अगर मुझे सेवा के लिए फिट घोषित किया जाता तो मुझे वियतनाम वापस भेजा जा सकता था, और मैं वापस नहीं जाना चाहता था। खासकर उस सुरंग में जो देखा उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। एक शाम देर से मेरी स्थिति का जायजा लेने के लिए 2 अमेरिकी सैन्य डॉक्टर और एक जापानी नर्स आए। आपकी चोटें काफी हद तक ठीक हो रही है, एक सख्त चेहरे वाले डॉक्टर ने कहा। कम से कम शारीरिक रूप से, दूसरे डॉक्टर ने कहा, जो संकीर्ण चश्मा पहने था। पहले डॉक्टर ने उसे ऐसे नजर में देखा जैसे वो उसका गला काट देगा।
चश्मा पहने डॉक्टर स्पष्ट रूप से साइकियाट्रिस्ट थे। अगर मैं उन्हें यह समझा पाता कि मैं पागल हो गया हूं तो मुझे घर भेजा जा सकता था, लेकिन मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल सकता था। नर्स उनके पीछे खड़ी होकर ध्यान से नोट्स ले रही थी। साइकियाट्रिस्ट ने पूछा, आपकी मानसिक स्थिति कैसी है? कोई परेशानी करने वाली विचार? मैं समझता हूं कि आप एक टनल कमांडो थे, है ना? हाँ, मैं कभी कभी मुझे सुरंगों में देखी चीजों के बुरे सपने आते हैं। मैं कभी कभी खुद को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचता हूं। मैंने अपनी आवाज में थोड़ा कंपन जोड़ा, लेकिन वो मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। मैं कभी अच्छा झूठ नहीं बोल सका। कितनी अजीब बात थी कि इतना कुछ देखने के बाद मुझे घर जाने के लिए मानसिक रूप से अस्थिर होने का नाटक करना पड़ रहा था। मैं निराश था और नाटक छोड़ दिया। मैं घर जाना चाहता था, लेकिन पागल खाने में नहीं। साइकियाट्रिस्ट ने शांति से पूछा, आपने सुरंगों में कैसी चीजें देखी? डॉक्टर, दानांग के पास में एक ऐसी गहरी अंधेरी सुरंग में उतरा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने वहां क्या देखा तो आप मुझ पर यकीन नहीं करेंगे। तो जो भी लिखना है अपने क्लिपबोर्ड पर लिख ले और मुझे अकेला छोड़ दे। सख्त चेहरे वाले डॉक्टर मेरे लहजे से प्रभावित नहीं हुआ, लेकिन जब मैं बोल रहा था वो जापानी नर्स ने नोट्स लेना बंद कर दिया। उसका चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया और उसने डर भरी नजरों से मुझे घूरा। ठीक है, हम कल फिर आपकी जांच करेंगे, थोड़ा आराम करो, साइकियाट्रिस्ट ने जिज्ञासु भाव से कहा। इसके साथ ही वे चले गए। नर्स ने जाते समय मुझे घूरा। उसका चेहरा अभी भी डर से पीला था। मैं उस रात सो गया, ये जानते हुए कि जल्द ही वो मुझे वियतनाम वापस भेज देंगे। उसी रात देर से मैं एक महिला की फुसफुसाहट से जागा। मैं समझ नहीं पाया कि वो कहां से आ रही थी। मैं बिस्तर से उठा और बेचैनी से टहलने लगा, अपनी ड्रिप स्टैंड को साथ घसीटते हुए। वो आवाज अगले गलियारे से आ रही थी। मुझे लगा कि शायद नर्स होगी, लेकिन वो आवाज बहुत जानी पहचानी थी। मैं बिना हथियार के गलियारे में नहीं जाना चाहता था। मैंने एक खाली नर्स स्टेशन की तलाशी ली। एक ड्रॉयर में मुझे एक स्कैल्पेल सर्जरी नाइफ मिला। यह काम चला सकता था। मैं अगले गलियारे की ओर बढ़ा और लकड़ी के दरवाजे से अंदर घुसा। बंद रोशनी वाले गलियारे में बल्ब टिमटिमा रहे थे और दीवारों पर पेंट उखड़ रहा था। गलियारे के अंत में मैंने एक महिला की आकृति देखी जो खिड़की के पास खड़ी थी और बाहर देख रही थी। मैं चाकू लिए उसकी ओर बढ़ा, अपने बाएं हाथ में ड्रिप घुमाते हुए। जैसे जैसे मैं पास पहुंचा, फुसफुसाहट तेज हुई और मैं आखिरकार शब्द समझ सका। अपवित्र करने वाले, रेड हाउस में आओ। अपवित्र करने वाले, रेड हाउस में आओ। आओ, रेड हाउस में आओ। ओ अपवित्र करने वाले, रेड हाउस में आओ। तभी मेरी ड्रिप स्टैंड एक टूटी हुई टाइल में फंस गई। आपको बिस्तर से बाहर नहीं होना चाहिए। वो नर्स थी। उसके हाथ में एक जलती हुई सिगरेट थी। शायद वो खिड़की के पास स्मोकिंग कर रही थी। उसकी अंग्रेजी लगभग सही थी। शायद वो किसी अमेरिकी सैनिक की बेटी थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कई अमेरिकी सैनिकों ने जापानी महिलाओं से शादी की थी। आप मुझसे फुसफुसा क्यों रही थी? मैंने स्केलपेल नाइफ ताने हुए पूछा। मैं फुसफुसा नहीं रही।
उसने भ्रमित और डरी हुई आवाज में कहा, आप फुसफुसा रही थी। आपने मुझे अपवित्र कहा, इसका क्या मतलब है? मैंने पूछा। मेरा हाथ चाकू पर कस गया। उसके चेहरे पर फिर वही पीला भयभीत भाव आ गया। सिगरेट उसके हाथ से गिर पड़ी। आप ना तो यहां जापान में सुरक्षित है, ना ही वियतनाम में। वो आपको ढूंढ रहे होंगे। उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे नहीं पता कि वो खुद को क्या कहते हैं। हर जगह उनके लिए अलग नाम है। जापान में हम उन्हें साइलेंट प्लेग कहते हैं। मुझे बस इतना पता है कि वे आपको ढूंढ रहे होंगे। शायद अमेरिका वापस जाकर आप सुरक्षित रह सकें। उसके शब्द ने मुझे थोड़ा सुकून दिया। आपको मेरी मदद करनी होगी। आपको डॉक्टरों को यकीन दिलाना होगा कि मैं पागल हूं। मैंने लगभग विनती करते हुए कहा, मैं कोशिश करूंगी। मुझे वो स्केलपेल नाइफ दो। उसने शांति से कहा। मैंने उसे स्केलपेल नाइफ दे दिया। जैसे ही मैंने उसे सौंपा, उसने मेरी बाहों पर काट दिया। मैं दर्द से चिल्लाया। उसने स्केलपेल फेंक दिया और मेरे हाथ को पकड़कर घाव पर दबाव डाला। यही एकमात्र तरीका है, उसने कहा। मुझे उसकी योजना तुरंत समझ आ गई। मेरी चीखें सुनकर 2 मेल नर्स पास के गलियारे से दौड़ते हुए आए। पट्टियां लाओ, वो खुद को मारने की कोशिश कर रहा है, उसने उन पर चिल्लाया। एक मेल नर्स पट्टियां लेने भागा, दूसरा मुझे सहारा देने आया। मैं मेल नर्स की बाहों में ढह गया। खून की कमी से नहीं, ज्यादा नाटक की वजह से। घाव गहरा नहीं था। मैं पहले भी इससे ज्यादा दर्द में था। उसने अच्छा काम किया था। मुझे बिस्तर पर लिटाया गया और टांके लगाए। अगली रात साइकियाट्रिस्ट मुझसे मिलने आया, वो भी अकेले। उसने मुझे ठंडी नजरों से देखा, मेरे चार्ट पर कुछ लिखा और पूछा, क्या आपको आवाजें सुनाई दे रही है या फुसफुसाहटें? नहीं, मैंने तुरंत जवाब दिया। मजेदार बात है, आपसे 3 हफ्ते पहले लुजियाना से एक युवा सैनिक आया था। वो भी टनल कमांडो था। उसने दावा किया कि उसे फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी, लेकिन वो कभी नहीं बता सका कि वह क्या कह रही थी। हमें उस बेचारे को घर भेजना पड़ा। साइकियाट्रिस्ट ने अपनी ठंडी चिकित्सालय शांति बनाए रखी, लेकिन उसकी आंखों में एक कट्टर क्रोध सुलग रहा था। अगर आपने फुसफुसाहटें सुनी और उन्होंने आपको कुछ बताया, शायद कोई रहस्य, तो आप मुझे बताएंगे ना? मुझे कोई आवाज या फुसफुसाहट नहीं सुनाई दे रहा, मैंने दृढ़ता से कहा। धीरे धीरे उसकी आंखों का गुस्सा ठंडा पड़ा। आपको अमेरिका के एक अस्पताल में भेजा जा रहा है। वहां आपको एक साइकियाट्रिस्ट नियुक्त किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि घर पहुंचने पर आपको वह सब मिलेगा जिसकी आपको तलाश है, उसने मुस्कुराते हुए कहा और चला गया। वो जानता था कि मैं झूठ बोल रहा हूं। उसी रात मुझे एयरपोर्ट ले जाया गया। एक आर्मी पुलिसकर्मी ने मुझे व्हीलचेयर पर बिठाकर C-130 विमान में चढ़ाया। विमान उन लोगों से भरा था जो शारीरिक या मानसिक रूप से टूट चुके थे। शायद कुछ मेरी तरह थे जो वियतनाम वापस नहीं जाना चाहते थे, लेकिन उनसे अलग मैं वास्तव में आवाजें सुन रहा था। फिर भी मैं पागल नहीं था। विमान ने उड़ान भरी और मैंने राहत की सांस ली। मैंने अपने डॉग टैग उतार दिए और प्रार्थना की कि मुझे कभी उनकी जरूरत ना पड़े। मैंने बैग की जेब खोली ताकि टैग अंदर डाल सकूं, और वहां मुझे कुछ दिखा। उस सुरंग वाली सोने की मूर्ति की एक छोटी मिट्टी की प्रतिकृति। मैंने उसे अपने साथ लेने का फैसला किया और उसे टॉवल से छुपा दिया। तो घर पहुंचने के बाद क्या हुआ, आप पूछ रहे हैं? खैर,
कुछ समय तक, लगभग 3 हफ्ते तक मुझे हॉस्पिटल में रखा गया। नया साइकियाट्रिस्ट व्यस्त लग रहा था। उसने देखा कि मैं ना तो अपने लिए ना ही दूसरों के लिए खतरा था और मुझे छुट्टी दे दी गई। मैंने जल्द से जल्द बेनेट को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो ऑफ ग्रिड चला गया था, जैसा कि आजकल कहते हैं। उस समय गायब होना आसान था, बस फोन बुक में अपना नाम ना दर्ज करवाओ। बेनेट के साथ 8 महीने तक एक ही यूनिट में रहने के बावजूद मैं उसके बारे में बहुत कम जानता था। मुझे सिर्फ इतना पता था कि वो न्यू ऑरलियंस में कुछ घंटों की दूरी पर पश्चिम में रहता था और उसकी एक बहन थी जिसका नाम मैरी था। किसी को ढूंढने के लिए यह बहुत पुख्ता जानकारी नहीं थी। जल्द ही मैंने कोशिश करना छोड़ दिया। मैंने फैसला किया कि सब कुछ भूल जाऊं, वियतनाम, वो सुरंग और वो महिला की आवाज। लेकिन वो मूर्ति हमेशा एक साए की तरह मेरे साथ थी। मैंने उसे कपड़े में लपेट कर रखा क्योंकि मुझे उसे छूने से डर लगता था। आखिरकार मैंने वही किया जो न्यूयॉर्क में हर कोई करता था। मैंने उसे ईस्ट रिवर में फेंक दिया। वहां वो गैंगस्टरों के हथियारों और एक्स गर्लफ्रेंड्स की तस्वीरों के साथ अच्छी संगत में होगी। मेरे पास वार वेटरन पेंशन से थोड़ा सा पैसा था। जब काम मिलता तो मैं छोटे मोटे काम करके खर्च चलाता। 1969 में न्यूयॉर्क में रहना मजेदार नहीं था। शहर में कचरे के ढेर लगे रहते थे, बदबू फैलती थी। हर दूसरे दिन हड़ताल या दंगा होता था। शिक्षक, सफाई कर्मचारी, यहां तक कि समलैंगिक समुदाय भी दंगे करने लगा। मैं ग्रीनविच विलेज के पास रहता था, तो इस गंदगी के बीच में ही था। अपराध भी बड़ा समस्या था। मैं शायद ही कभी अपने पिस्तौल के बिना घर से निकलता। लगभग 6 महीने तक ऐसा ही चलता रहा। थोड़ा काम और गोली या छुरा खाने से बचने की कोशिश। फिर एक रात अचानक फोन बजा। मुझे आमतौर पर सिर्फ कोल्ड कॉल कंपनियों के फोन आते थे। उस समय यह नया नया चलन था। हर घटिया संगठन फोन पर सामान बेचने की कोशिश करता था। मैंने फोन उठाया। हे, मैं ना रेल्टर खरीदना चाहता हूं, ना जीवन बीमा, ना ही बंधक सुरक्षा, तो भाड़ में जाओ, मैंने उससे शांति से कहा। थोड़ी देर खामोशी रही, फिर जवाब आया। ये फिलिप है, फिलिप बेनोइट। लगता है तुमने शब्दों का सही इस्तेमाल नहीं किया। बेनोइट? ओह गॉड! वियतनाम से लौटने के बाद मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, तुम मिले ही नहीं। आखिर कहां थे? न्यू ऑरलियंस। देख, मैं फोन पर ज्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन मुझे डाक में कुछ अजीब सा पैकेज मिला। पता चला कोई मुझे ट्रैक कर सका है। यह सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मुझे पूछने की जरूरत नहीं थी कि पैकेज में क्या था। मैं अनुमान लगा सकता था। हे, क्या तुम न्यू ऑरलियंस आ सकते हो? अगर जरूरत हो तो मैं तुम्हें काम और रहने की जगह दे सकता हूँ। न्यूयॉर्क में कोई जरूरी काम तो नहीं? मैंने खिड़की से बाहर देखा। 2 न्यूयॉर्क पुलिस वाले कुछ लोगों को डंडे से पीट रहे थे। पास में खड़ा एक समूह उन पर आग लगे मोलोटोव बोतलें फेंक रहा था। हाँ, मैं कुछ समय के लिए न्यूयॉर्क से बाहर जा सकता हूं। कुछ दिनों में वहां पहुंच जाऊंगा, मैंने जवाब दिया। बेनोइट ने मुझे मिलने की जगह बताई। वो फोन पर और नहीं बोलना चाहता था क्योंकि उसे लगता था कि कोई सुन सकता है। अगली सुबह मैंने अपनी पुरानी टूटी फूटी इम्पाला कार में जो कुछ भी सामान था उसे ठूस दिया और सड़क पर निकल पड़ा। मैंने अपने सस्ते अपार्टमेंट के मकान मालिक को बताने की जहमत नहीं उठाई। आप शायद सोच रहे होंगे कि मैं न्यू ऑरलियंस जाने के लिए बेताब था। मैं फोन रखकर बेनोइट और उस सुरंग की यादों को भूल सकता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं। उसे मेरी जरूरत थी। हम वियतनाम में एक साथ नरक से गुजरे थे। मेरा मतलब सचमुच का नरक है। मुझे लगा कि हम उस सुरंग में किसी असली नरक में उतर गए थे।
मैं उसे इस गंदगी में अकेला नहीं छोड़ सकता था। न्यूयॉर्क से निकलना बहुत अच्छा लगा। यात्रा लंबी थी और गर्मी बहुत थी। मैं जल्द से जल्द न्यू ऑरलियंस पहुंचने के लिए लगातार गाड़ी चलाता रहा। मैंने बड़े शहरों से परहेज किया और सिर्फ सोने के लिए रुका। यात्रा की आखिरी रात मैं ब्रिंगबर्ग से 1 घंटे की दूरी पर एक छोटे से घोड़ा पालने वाले शहर के पास एक सस्ते मोटेल में रुका। रिसेप्शन छोटा था। डेस्क पर एक मध्यम आयु का आदमी बैठा था। मुझे लगा कि वो मालिक होगा, क्योंकि दीवार पर उसकी वर्दी में एक तस्वीर थी। शायद द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूरोप में ली गई थी। तुम थोड़े थके हुए लग रहे हो। लंबी यात्रा, कहां जा रहे हो? मालिक ने चाबी देते हुए बात शुरू की। ह्यूस्टन, मैंने झूठ बोला और अपनी जेब टटोली। मुझे यकीन नहीं कि मैंने झूठ क्यों बोला। ऐसा तो नहीं था कि मूर्तियां भेजने वाले लोग न्यूयॉर्क या न्यू ऑरलियंस के बीच हर सस्ते मोटेल में जासूस रख सकते थे। उस रात मैं इतना थक गया था कि कपड़े उतारे बिना सो गया। कुछ घंटों बाद एक महिला की फुसफुसाहट ने मुझे पसीने से लथपथ जगा दिया। अभी भी रात थी। मैंने अपने बैग से पिस्तौल निकाली और उसे अपने जींस के पीछे खोस लिया। मैं कमरे से बाहर निकला और आवाज का पीछा किया। वही वाक्य बार बार दोहराया जा रहा था। अपवित्र करने वाले, रेड हाउस में आओ। ओ अपवित्र करने वाले, रेड हाउस में आओ। आओ, रेड हाउस में आओ। मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा। जैसे जैसे मैं मोटेल के कोने में सोडा मशीन के पास पहुंचा, आवाज तेज होती गई। ऊपर की एक लाइट रात में लाल चमक रही थी। अपवित्र, ऐसा लग रहा था जैसे मेरे दिमाग में गूंज रहा हो। मैं कोई अपवित्र करने वाला नहीं हूं, मैंने बिना किसी को जवाब दिए कहा। क्या कहा प्यारे? तुम मुझे अपवित्र करना चाहते हो? इसके लिए तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। मेरे ग्राहक आमतौर पर इतनी शिष्ट भाषा में नहीं बोलते। वो हंसी। वो एक वेश्या थी जो इस मोटेल के लिए ज्यादा ही अच्छे कपड़े पहनी थी। वो सोडा मशीन के पास झुकी हुई थी। माफी चाहता हूं, मैं बस खुद से बात कर रहा था, मैंने जवाब दिया और फुसफुसाहट बंद हो गई थी। क्या तुम डेट की तलाश में हो? उसने सहजता से पूछा। नहीं, मैं ठीक हूं, धन्यवाद, बस सोडा लेने आया था, मैंने तुरंत कहा। पक्का? न्यू ऑरलियंस का रास्ता लंबा है, मैं तुम्हें आराम करने में मदद कर सकती हूं, उसने अपने ओंठ चाटते हुए कहा। मेरा दिमाग भय में सुन्न पड़ गया, लेकिन मैंने धैर्य रखा। मैं ह्यूस्टन जा रहा हूं, मैंने शांति से कहा। मजेदार बात है, मालिक ने कहा था कि तुम न्यू ऑरलियंस जा रहे हो, उसने शुष्क जवाब दिया। खैर, मालिक की गलती, मैंने उसके लहजे से मिलाते हुए कहा। जब उसने कहा कि तुम ह्यूस्टन जा रहे हो, मैंने भी यही कहा था। उसे मनाने के लिए मुझे अपने आकर्षण का इस्तेमाल करना पड़ा। आखिरकार उसने बताया कि चेक इन करते समय तुम्हारे पास न्यू ऑरलियंस का नक्शा था। मैंने कुछ नहीं कहा। बड़ा दुख है कि वो ये नहीं बता सका कि न्यू ऑरलियंस पहुंचने के बाद तुम कहां जा रहे हो, उसने कहा। हाँ, शायद तुम्हारा आकर्षण उतना प्रभावी नहीं जितना तुम सोचती हो, मैंने जवाब दिया। इस दौरान मैं उस पर पिस्तौल तानने की सोच रहा था। उसने अपना सिर थोड़ा आगे किया। सोडा मशीन की रोशनी में उसका चेहरा आग की तरह लाल हो गया। उसने अपने दांत दिखाए और उसकी आंखों में वही उग्र क्रोध था जो मैंने कैम्प जामा में साइकियाट्रिस्ट की आंखों में देखा था।
ओह, तुम्हें नहीं पता कि मैं कितनी मजेदार हो सकती हूं, उसने अनियंत्रित गुस्से के साथ कहा। मैंने पिस्तौल निकालने की कोशिश की, लेकिन वो कोने से फिसलकर रात के अंधेरे में भाग गई। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, उसने अंधेरे से हंसते हुए कहा। रात में उसके पीछे भागना बेवकूफी होती। मैं घबरा कर रिसेप्शन की ओर भागा। शायद उसने मालिक को कुछ बताया हो। मैं भी उसे समझा सकता था। टूटी पसलियां आमतौर पर लोगों की याददाश्त जगा देती है। शायद उसके पास कोई जानकारी हो, लेकिन मैं उसे अजनबी महिलाओं के सामने बातों को उजागर करने के खतरे को सिखाना चाहता था। रिसेप्शन में मंद रोशनी थी। डेस्क के पीछे कोई नहीं था। मैंने घंटी बजाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अधीर होकर मैं काउंटर के पीछे गया और पीछे के कार्यालय का दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, ताजे खून की धातु जैसी गंध मेरे नाखूनों में घुसी। मैंने अपनी नाक ढक ली। मालिक अपनी पीठ के बल मृत पड़ा था। उसकी मुंह टेप से बंद था और उसकी आंखों में कांच के 2 टुकड़े घुसे थे। सख्त आदमी था। मैंने उसे कम आंका था। वो उसकी वेश्या वाली चाल में नहीं फंसा तो उसे जानकारी के लिए प्रताड़ित करना पड़ा, या शायद ये सिर्फ मुझे संदेश देने के लिए था। मैं पुलिस के डर से इधर उधर नहीं भटकना चाहता था। शायद ये कोई साजिश थी। किसी भी तरह मैं रुका नहीं। मैंने अपनी रुमाल से दरवाजों का हैंडल पोंछा। मेरी उंगलियों के निशान इमारत में कहीं और हो सकते थे, लेकिन पीछे के कार्यालय के दरवाजे पर नहीं। मैं चुपके से अपने कमरे में गया, सामान पैक किया और कार में बैठ गया। मैं रात में ही निकल पड़ा। किस्मत से सुबह तक मैं न्यू ऑरलियंस पहुंच गया। मैं एक बात पक्के तौर पर जानता था, ये लोग जो भी थे चाहते थे कि वो आवाज मुझे फुसफुसाती रहे। वो जानना चाहते थे कि ये मुझे कहां ले जा रही है। यही वजह थी कि मैं अभी जिंदा था। जैसे ही उन्हें लगेगा कि मेरा पीछा करने से ज्यादा आसान मुझे सताना है, मैं उस मोटेल मालिक की तरह हो जाऊंगा। पिस्तौल मेरी पीठ में धंस रही थी तो मैंने उसे जींस से निकाला और कार के ग्लो बॉक्स में रखने के लिए खोला। जैसे ही वो खुला, एक छोटी मिट्टी की मूर्ति बाहर गिरी। मुझे उसे देखने की जरूरत नहीं थी। मैं जानता था कि वो क्या है। मैंने पिस्तौल रखी और गाड़ी चलाता रहा। मुझे लगा कि मैं सुरक्षा के लिए न्यू ऑरलियंस की ओर भाग रहा हूं। बेनोट के पास कोई योजना होगी, उसके पास हमेशा होती थी। मैं रात भर तेजी से गाड़ी चलाता रहा, प्रार्थना करता रहा कि मेरी पुरानी इम्पाला का इंजन इस मुश्किल यात्रा में साथ न छोड़े। पोंट चाटेन झील को पार करते समय सूरज उग रहा था। झील उगते सूरज की रोशनी में पीली चमक रही थी, लेकिन जैसे जैसे मैं शहर के करीब पहुंचा, वो गहरे भूरे रंग की हो गई। बेनोट ने मुझे फ्रेंच क्वार्टर में जाने और वहां पहुंचकर एक फोन नंबर पर कॉल करने को कहा था। उस समय फ्रेंच क्वार्टर्स आज की तरह पर्यटकों का अड्डा नहीं था, लेकिन फिर भी लोकप्रिय था, खासकर सस्ते रोमांच की तलाश में छुट्टी मनाने वाले सैनिकों के बीच। ये बेहद गंदा था, लेकिन मेरी स्थिति में यह शहर एक वरदान था। गंदे शहरों में जरूरत पड़ने पर गायब होना आसान होता है और कुछ बेईमान पूर्व सैनिक आपको अतिरिक्त हथियार बेचने को तैयार रहते हैं। मैं किसी बेईमान को जज करने वाला कौन था? मैं अभी अभी एक हत्या के दृश्य से भागा था। मैंने कार को एक पे फोन के पास पार्क किया और बाहर निकला। मैं कुछ सिक्के निकाले और बेनोट का नंबर डायल किया। फोन बजता रहा। ऐसा लगा जैसे जिंदगी भर बज रहा हो। आखिरकार किसी ने फोन उठाया। हेलो, ये मैं हूं। मैं अभी यहां हूं, मैंने बिना कोई और विवरण दिए कहा। तुम्हारी आवाज सुनकर अच्छा लगा दोस्त। मुझे लगा था कि रास्ते में तुम्हारे साथ कुछ हो ना गया होगा। बेनोट की आवाज में राहत थी। हाँ दोस्त, रास्ते में कुछ हुआ था, तुमसे मिलकर बताऊंगा। मैंने गंदे शीशे से
सड़क को देखते हुए जवाब दिया। बेनोट ने मुझे कुछ ब्लॉक दूर एक एड्रेस दिया। उसने फोन पर और कुछ नहीं कहा। मैंने कार चलाकर उस पते पर पहुंचा। ये एक शांत गली थी। जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे लगा कि शायद मैं गलत जगह पर हूं। ये कोई अपार्टमेंट बिल्डिंग नहीं, बल्कि एक अजीब सी दुकान थी। मेरीज जनरल गुड्स एंड सप्लाईज। ये अब तक की सबसे अजीब दुकान थी। खिड़कियों पर काले पर्दे थे और जीवन का कोई खास संकेत नहीं दिख रहा था। मैंने आशंका के साथ दरवाजा धक्का दिया। एक छोटी घंटी बजी और जलती हुई जड़ी बूटियों की गंध ने मुझे चौंका दिया। मैं दुकान में और अंदर घुसा। ये प्राचीन वस्तुओं और जैसा मैं कहूंगा वुडू सामानों से भरी थी। मुझे हुडू वुडू और उन अफ्रीकी धर्मों के बीच का अंतर कभी समझ में नहीं आया। हे, तुम आखिरकार आ गए। बेनोइट काउंटर के पीछे से निकले। उनके चेहरे पर राहत थी। वो मेरे पास आए और मुझे गले लगा लिया। उन्होंने मेरी पीठ पर इतनी जोर से थपकी दी कि मेरे फेफड़ों की हवा निकल गई। आराम से, पसलियां टूट जाएगी, मैंने हंसते हुए कहा। माफी चाहता हूं, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, उन्होंने मुझे छोड़ते हुए कहा। तुमने कई दिनों से फोन नहीं किया, मुझे लगा था कि तुम नहीं आ पाओगे। मैंने लगभग नहीं किया, रास्ते में कुछ हुआ था, मैंने जवाब दिया। मैं बेनेट को अपनी यात्रा के बारे में सब बताना चाहता था, लेकिन उस दुकान ने मुझे और उलझन में डाल दिया। इस जगह का मालिक कौन है? तुम्हारी बहन मेरिका? मैंने हैरानी से पूछा। यह मेरी दादी की थी। मेरी बहन का नाम उनके नाम पर रखा गया। वियतनाम भेजे जाने के बाद दादी की मृत्यु हो गई। जब मैं वहां था, मेरी बहन ने इस जगह को संभाला। जैसे ही मैं वापस आया, वो लॉस एंजलिस चली गई। वो सिंगर बनना चाहती थी। दादी ने उसे कुछ पैसे भेजे और मुझे ये डरावनी दुकान मिली। बेनोइट ने दुकान पर अजीब सामानों पर हाथ फेरते हुए कहा। और लोग ये सामान खरीदते हैं? मैंने जड़ी बूटियों के एक अजीब संग्रह की ओर इशारा करते हुए पूछा। धंधा अच्छा है, दुकान थोड़ी गुप्त है, तो पर्यटकों को लगता है कि उन्हें कोई असली उड़ू दुकान मिल गई। चिंता मत करो, यहां 95% सामान पूरी तरह हानिरहित है, बेनोट ने मुस्कुराते हुए कहा। और बाकी 5%? मैंने संदेह से पूछा। हाँ, वो सामान पर्यटकों के लिए नहीं, मैं उसे पीछे के स्टोर में रखता हूं, साथ ही वो चीज जो मुझे डाक में मिली थी। वैसे रास्ते में तुम्हारे साथ क्या हुआ? बेनोट ने दरवाजा बंद करते हुए पूछा। मैंने बेनोट को जापान के अस्पताल, मूर्ति और मोटेल की उस महिला के बारे में बताया। मैंने सिर्फ मोटेल की मालिक की हत्या और फुसफुसाहट का जिक्र नहीं किया। मैं उसे डराना नहीं चाहता था, ना ही उसे ऐसी हत्या में शामिल करना चाहता था जिसका इल्जाम मुझ पर लग सकता था। बेनोट चिंतित होकर सब सुन रहा था। मुझे भी डाक से वही मूर्ति मिली। उसे मेरे पुराने एड्रेस पर भेजा गया था। मुझे नहीं पता था कि वो कब से वहां थी। शायद जब से मैं वियतनाम से लौटा। उस पर कोई पोस्टमार्क नहीं था। जैसे ही मुझे ये मिली, मैंने तुम्हें फोन किया, बेनोट ने कहा। मुझे मूर्ति की चिंता हुई तो मैंने दुकान की सारी किताबें खंगाली, ये देखने के लिए कि क्या उनमें मूर्ति या उस महिला की कोई जिक्र है, लेकिन कुछ नहीं मिला, उसने आगे कहा। मैं उलझन में था तो मैंने वेटेनरूज यूनिवर्सिटी को फोन किया। उन्होंने मुझे एक रिटायर्ड प्रोफेसर के बारे में बताया जो प्राचीन धर्मों के विशेषज्ञ थे। मैं उनसे मिला। वे यहां से 1 घंटे की दूरी पर एक सुनसान जगह पर रहते हैं। घर अच्छा है, लेकिन जमीन दलदली है। क्या उन्होंने मूर्ति को पहचाना? मैंने उत्सुकता से पूछा। हाँ, कुछ हद तक। उन्होंने कहा कि यह अफ्रीकी या अमेरिकी नहीं है। मूर्ति एक आधुनिक प्रतिकृति है, लेकिन उसमें दिखाई गई महिला शायद साइलेंट मदर है, एक प्राचीन देवी जिसकी पूजा दुनिया भर के तटीय समुदाय करते थे। उसका धर्म
शायद 1000 साल पहले खत्म हो गया था। उनके मुताबिक अगर कोई उसके मंदिर में पूजा करता है तो वो अपने फॉलोअर्स को अनंत आनंद दे सकती है। समस्या ये है कि कोई नहीं जानता कि उसका मंदिर कहाँ है। प्रोफेसर का कहना था कि शायद वो मंदिर है ही नहीं। उन्होंने मुझे और शोध के लिए कुछ दिन का समय मांगा। वियतनाम के सुरंग में जो लोग थे वो तो बिल्कुल आनंद में नहीं लग रहे थे। वो कोई मंदिर भी नहीं था, बस एक छोटा सा प्राचीन पथरीला कमरा था। मैंने सोचते हुए कहा, और क्या वो प्रोफेसर वापस आपके पास आए? ये कुछ दिन पहले की बात है। मैं सुबह से उन्हें फोन कर रहा हूं, लेकिन वो जवाब नहीं दे रहे। बेनोट ने जवाब दिया, अरे यार, हमें अभी वहां जाना होगा और हथियार भी ले जाने होंगे। मैंने अपने जैकेट पहनते हुए कहा, क्या हमें उन्हें एक और दिन नहीं देना चाहिए? बेनोट ने हैरानी से कहा, हो सकता है बेनोट, उनके पास एक दिन और ना हो। मैंने कहा। हम दरवाजे से बाहर निकले। बेनोट ने दुकान बंद की और क्लोज्ड का बोर्ड लगा दिया। हम उसकी कार में बैठे और शहर से पश्चिम की ओर निकल पड़े। बाहर बहुत गर्मी थी। हे, मैंने सोचा था कि तुमने वियतनाम की सुरंग में ऐसा कुछ पहले भी देखा था। मैंने बेनोट से पूछा। हाँ, वो मैं थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा था। पर देखो, जब मैं 14 साल का था, हमारे इलाके के काउंसिलर पर कुछ गंभीर आरोप लगे थे। कई स्थानीय काले महिलाओं ने उस आदमी के खिलाफ शिकायत की थी, लेकिन वो गोरा और ताकतवर था, तो वो मुसीबत से बच निकला। लेकिन स्थानीय लोग उस फैसले से खुश नहीं थे। एक रात मेरी दादी मुझे एक तरह के समारोह में ले गई। मुझे उस घटना की याद धुंधली है। वहां बहुत से लोग तंत्र मंत्र कर कुछ अजीब तरह के मंत्र पढ़ रहे थे। एक वुडू पुजारी था वहां। उन्होंने काउंसिलर को एक अजीब सा तरल पिलाया। उसके बाद उसकी आंखें मरियल सी हो गई, जैसे रोशनी जल रही हो, लेकिन घर में कोई ना हो। वो पुजारी के हर आदेश का पालन करने लगा, चलना, मुस्कुराना और कूदना। वो एक कठपुतली की तरह था। फिर उन्होंने उसे छोड़ दिया और वो रात में भटकता रहा। पुलिस ने उसे ढूंढ लिया और घर ले आई। अखबारों के मुताबिक वो ठीक लग रहा था, थोड़ा भ्रमित था। उसने किसी समारोह का जिक्र नहीं किया। कुछ दिन बाद उसे एक फोन आया। उसकी पत्नी ने देखा कि वो शांति से किचन में गया, एक चाकू उठाया और अपने गले में घोंप लिया। ओ गॉड, मजेदार कहानी बेनोट, मूड हल्का करने का बढ़िया तरीका। मैंने उस मानसिक तस्वीर को दिमाग में बनाते हुए कहा। तो हाँ, मैंने वैसा तो नहीं देखा जैसे हमने सुरंग में देखा, लेकिन कुछ अजीब चीजें जरूर देखी थी, बेनोट ने कहा और गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। हम चुपचाप बैठे रहे जबकि वो गाड़ी चलाता रहा। लगभग 1 घंटे की ड्राइव के बाद हम एक छोटी सड़क से एक और भी छोटी मिट्टी की पगडंडी में मुड़े। सड़क के किनारे ऊंचे सरकंडे उगे थे। वो आदमी सचमुच दलदल में रहता था। अब सिर्फ 1 मील या उससे ज्यादा, बेनोट ने बताया, जबकि हम कीचड़ भरी सड़क पर उछल रहे थे। तभी हमने दूर से धुएं का एक छोटा सा गुब्बारा उठता दिखा। ओह गॉड, मुझे बताओ कि ये उसका घर नहीं है, मैंने आधी उम्मीद से कहा। जब हम पास पहुंचे, बेनोट ने डरे हुए स्वर में कहा, इस सड़क पर सिर्फ उसका ही घर है। कीचड़ का रास्ता बजरी में बदल गया। यह एक छोटा सा पुराना बगान घर था, छोटा लेकिन फिर भी भव्य। ये बुरी तरह जल रहा था। काला धुआं घर से निकल रहा था, लेकिन आग ने इसे पूरी तरह नहीं लपेटा था। आग हाल ही में लगी थी। कार घास के लॉन पर रुकी। हम दोनों बाहर कूद पड़े। बेनोट सामने के बरामदे की ओर भागा। वहां एक गटर पाइप के पास बारिश के पानी से भरा बैरल था। उसने अपना सिर उसमें डुबाया और खुद को भिगो लिया। उसने अपनी गीली टी शर्ट को अपने मुंह और नाक पर खींच लिया।
हे, क्या तुम मजाक कर रहे हो? हम वहां नहीं जा रहे। मैंने चिल्लाया। मैं उस आदमी को जलकर मरने नहीं दूंगा। मैंने ही उसे इस मुसीबत में डाला। बेनोट ने जवाब दिया। उसकी आवाज टी शर्ट की वजह से दबी थी। मैं एक पल के लिए झिझका, फिर बेनोट का पीछा करते हुए बैरल में अपना सिर डुबाया। हम दोनों दरवाजे पर खड़े थे, अपने चेहरे ढके हुए, अंदर जाने को बिल्कुल तैयार। ये अच्छा अंत नहीं होने वाला था, मैंने सोचा जब बेनोट ने दरवाजे पर लात मारी। गर्मी असहनीय थी। धुआं घर में भर रहा था। सौभाग्य से उन पुराने घरों की छतें ऊंची थी। धुआं हमारे सिर के ऊपर एक काले कंबल की तरह जमा था। जल्द ही ये घर को और हमारे फेफड़ों को भर देगा अगर हम सावधान ना रहे। बेनोट ने रास्ता दिखाया। उनका स्टडी रूम पीछे है, वे वहां काम करते हैं। उसने टी शर्ट के ऊपर से चिल्लाकर कहा। हम जल्दी से स्टडी रूम की ओर बढ़े। बेनोट ने दरवाजा टटोला कि कहीं वहां गर्मी तो नहीं। ये गर्म है, किनारे रहो, उसने कहा और जल्दी से दरवाजा खटखटाया। फिर दरवाजे के फ्रेम की बाईं ओर झुक गया। सौभाग्य से कोई बैकड्रॉप नहीं था। कमरे में आग लगी थी, लेकिन उसने सारी ऑक्सीजन नहीं जलाई थी। लपटें छत को घेर रही थी और दीवारों को चाट रही थी। तभी हमने उन्हें देखा। प्रोफेसर अपनी कुर्सी पर मृत पड़े थे। उनका सिर उनकी लकड़ी के मेज पर झुका था। उनके गले से खून बह रहा था और उनकी आंखों में कांच के 2 टुकड़े घुसे थे। आग की लपटें दीवारों को चाट रही थी। धुएं की मोटी काली चादर हमारे सिर के ऊपर लहरा रही थी। बेनोइट और मैं प्रोफेसर के शव के पास खड़े थे। हम एक दूसरे का चेहरा नहीं देख पा रहे थे, लेकिन बेनोट की आंखों में डर साफ दिख रहा था। वो डेस्क के ड्रॉयर में देखो, मैं उनकी जेब टटोलता हूँ। बेनोट ने आदेश दिया। उंगलियों के निशान का क्या होगा? मैंने घबराते हुए पूछा। मजाक कर रहे हो? 5 मिनट में यहाँ सब भी नहीं बचेगा। निशान तो दूर की बात है। बेनोट चिल्लाया। मुझे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। मैंने मेज की ड्रॉयर में खंगालनी शुरू की, जबकि बेनोट ने मृत प्रोफेसर की जेबें टटोलने का गंदा काम शुरू किया। चारों ओर आग भड़क रही थी और इमारत अपने वजन के नीचे करहा रही थी। रॉबिन, मैंने कहा और मेज की एक ड्रॉयर से कागज की कई पतली शीट्स निकाली। धुएं की वजह से मैं मुश्किल से शब्द पढ़ पा रहा था, लेकिन मुझे साइलेंट मदर शब्द दिखा। आप में से जो लोग नहीं जानते, रविंग्स उस समय कॉपी करने का तरीका था जब जेरोक्स फोटोकॉपी मशीनें आम नहीं थी। बेनोट की आंखें चमक उठी। हमें यहां से निकलना होगा। तभी घर से एक भयानक तोड़फोड़ की आवाज निकली, जैसे मौत की खड़खड़ाहट। हम दोनों को दोबारा बताने की जरूरत नहीं थी। हम सामने के दरवाजे की ओर भागे, क्योंकि छत की बीम गिरने लगी थी। हम सीधे कार की ओर दौड़े। मैंने पीछे मुड़कर घर को देखा। वो पूरी तरह आग की चपेट में था। जैसे ही मैं कार में बैठा, छत ढह गई। बेनोट पहले से गाड़ी चला रहा था। इंजन ने जोर की आवाज की। हम लॉन से निकलकर कीचड़ और बजरी उड़ाते हुए हाईवे पर आए। कार मिट्टी के रास्ते पर उछलती हुई मेन रोड पर पहुंची। हमारे पीछे घर आग में जल रहा था। कहाँ है रॉबिन? बेनोट ने पूछा। मैंने उन्हें अपनी जेब से निकाला और देखने लगा। मेरी आंखें धुएं से जल रही थी, लेकिन मैंने कुछ रेखांकित हिस्सों को स्कैन किया। मैंने कागज पलटे। पीछे कुछ हैंड रिटन नोट्स थे। मैंने एक नोट जोर से पढ़ा। PS मिस्टर बेनोट, ये बताना जरूरी है कि आपकी मूर्ति खोखली लगती है। क्या आपने इसे तोड़ने की सोची? शायद आपने ध्यान नहीं दिया
क्योंकि आप इसे छूने से डर रहे थे। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ये पूरी तरह सुरक्षित है, क्योंकि ये एक सस्ती आधुनिक प्रतिकृति है। रेड हाउस के बारे में आपके सवाल के लिए मेरे अन्य नोट्स देखें। रेड हाउस? मैंने बेनोट से पूछा, जबकि वो गाड़ी चला रहा था। देख, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे आवाजें सुनाई दे रही थी। वे मुझे रेड हाउस जाने को कह रही थी, बेनोट ने बताया। मुझे पहले से पता था कि तुम आवाजें सुन रहे थे। उस साइकियाट्रिस्ट ने कैंप जमा में बताया था। मुझे बस ये नहीं पता था कि तुम वही आवाज सुन रहे हो जो मैं सुन रहा हूं। आपसे कोई सीक्रेट नहीं, मैंने गुस्से से कहा। ठीक है, आपसे कोई सीक्रेट नहीं, बेनोट ने सहमति जताई। वैसे वो अच्छा मोटेल मालिक जिसके बारे में मैंने बताया था, उसकी हत्या भी हमारे प्रोफेसर की तरह हुई थी, मैंने उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार करते हुए कहा। क्या मजाक कर रहे हो? तुम मुझसे सीक्रेट की शिकायत करते हो और तुमने एक मर्डर छिपा रखी थी, बेनोट ने गुस्से से मुझ पर चिल्लाया। ठीक है, हम दोनों सहमत हैं, अब कोई सीक्रेट नहीं, मैंने धुएं से जली आंखों से नोट्स पढ़ने का नाटक करते हुए कहा। बाकी यात्रा हम चुपचाप करते रहे। दुकान पर पहुंचने पर हम बुरी तरह थके हुए थे। बेनोट ने दरवाजा खोला और हम अंदर घुसे। बेनोट पीछे के कमरे में गया और मैं उसके पीछे। वो कमरा बड़ा था, जिसमें एक शौचालय भी था। मैंने अपने जेब से रबिंग निकाली और उन्हें डेस्क पर रख दिया। हमने बारी बारी से अपनी जलती आंखों पर ठंडा पानी डाला, राहत की आवाजें निकालते हुए। कुछ मिनट बाद मैं थक कर एक खंबे पर बैठ गया। बेनोट ने अपना चेहरा और हाथ पोंछे, फिर तौलिया मेरी ओर फेंका और कागजों को पढ़ने के लिए डेस्क पर बैठ गया। बेनोट ने रेखांकित अंशों को जोर से पढ़ना शुरू किया। साइलेंट मदर के अनुयायियों का मानना था कि यदि वे उनका मंदिर ढूंढ ले और साइलेंट प्लेग को फैलने दे, तो वो उन्हें अनंत आनंद प्रदान करेगी। इसके बाद उनके चुने हुए अनुयायी उनके नाम पर इस दुनिया को नियंत्रण करेंगे। अविश्वासियों को भूसे की तरह खोखला कर दिया जाएगा, जिन्हें आदेशों का पालन करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। उनकी आत्माएं साइलेंट मदर द्वारा पीड़ा भोगने के लिए कैद कर ली जाएगी। अरे, ये तो बहुत परिचित लगता है, मैंने कहा। बेनोट ने विचार मग्न होकर सिर हिलाया और अगले अनुच्छेद पर बढ़ गया। यह दावा किया जाता है कि साइलेंट मदर का मंदिर केवल दुनिया भर में फैले उनके 3 स्वर्ण मंदिरों का पता लगाकर ही पाया जा सकता है। इन मंदिरों के बारे में कहा जाता है कि वे मनुष्यों पर कमजोर शक्ति रखते हैं और जो मूर्खतापूर्वक उन्हें छू लेते हैं उन्हें गुलाम बना सकते हैं, जैसा कि साइलेंट मदर उन्हें प्रेरित करती है। जो लोग मंदिर को छूने की इच्छा का विरोध करते हैं, उन्हें मंदिर के स्थान का एक हिस्सा पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। यहां यह ध्यान देना जरूरी है कि सभी विश्वसनीय विद्वानों के अनुसार मंदिर और तीर्थ पूरी तरह पौराणिक है। इस तथ्य पर असहमति जताने वाला एकमात्र व्यक्ति आर्थर ब्लैक नामक एक प्रतिभाशाली मेडिकल छात्र था, जिसने 1930 के दशक के मध्य में उत्तरी यूरोप और पूर्व अफ्रीका में व्यापक यात्राएं की और वहां की लोक कथाओं का अध्ययन किया। उन्होंने एक ऐतिहासिक पत्रिका के लिए एक शोध पत्र में दावा किया कि उन्हें 2 मंदिर मिले थे और तीसरा मंदिर समुद्र तट के किनारे एक ऐसे शहर के पास था जहां सभी महान शक्तियों के बीच युद्ध हुआ था। उनका दृढ़ विश्वास था कि वह शहर न्यू ऑरलियंस था। उन्होंने ये बताने से इनकार कर दिया कि उन्होंने उस शहर को ही क्यों चुना, जबकि कई अन्य शहर भी दिए गए विवरण से मेल खा सकते थे। उनके शोध पत्र की अस्पष्टता के लिए उनकी कड़ी आलोचना हुई। कई विद्वानों ने बताया कि कोई भी सभ्यता
उन विविध भौगोलिक क्षेत्रों में नहीं फैली थी जहां उन्होंने मंदिरों का होने का दावा किया था। साथ ही यह तथ्य भी नजरअंदाज किया गया था कि साइलेंट मदर के मंदिर की कहानियां 1000 साल से पुरानी है, जबकि 18वीं सदी तक न्यू ऑरलियंस में किसी भी महान शक्ति ने युद्ध नहीं लड़ी थी। ब्लेक ने तुरंत अपना शोध पत्र वापस ले लिया, यह कहते हुए कि शोध कारणों से यात्रा के दौरान उन्होंने स्थानीय अनुष्ठानों में भाग लिया था जिनमें साइकेडेलिक शामिल थे। क्या तुम वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूं? बेनोट ने कांपते हाथों से पूछा। हाँ, किस्मत बड़ी कुतिया है। तुम अपनी पूरी जिंदगी एक प्रेतबाधित मंदिर के पास ही रह रहे हो। मैंने जवाब दिया, नहीं बेवकूफ, कैंप जामा का वो डरावना साइकेट्रिस्ट। बेनोट ने कागजों की ओर इशारा करते हुए कहा, ओह लानत है, कोई आश्चर्य नहीं कि वो हमसे इतना उत्तेजित क्यों था। उसने अपना ज्यादातर जीवन उस तीसरे प्राचीन मंदिर की खोज में बिताया और हमने उसे बर्बाद कर दिया। बेनोट ने प्रोफेसर के हस्तलिखित एक और नोट को पढ़ना शुरू किया। हालांकि मुझे संदेह था, मैंने लुजियाना ऐतिहासिक सोसाइटी को फोन किया। वहां एक इमारत है जिसे कभी रेड हाउस के नाम से जाना जाता था। ये न्यू ऑरलियंस के शुरुआती सेटलमेंट के समय बेऊ में बना एक कुख्यात वेश्यालय था। 1920 के दशक से ये इमारत परित्यक्त है, लेकिन इसे ध्वस्त नहीं किया गया क्योंकि यह एक संरक्षित ऐतिहासिक संरचना है। उसका पता यहां लिखा है, बेनोट ने मेरी ओर देखते हुए कहा। यह विवरण किसी किताब से कॉपी नहीं किया गया था, तो हो सकता है कि हमारे साइकेट्रिस्ट और उनकी महिला मित्र को अभी तक इस स्थान का पता ना हो, जब तक कि उन्होंने प्रोफेसर से जानकारी ना निकाल ली हो। मैंने सुझाव दिया। बेनोट ने जवाब दिया, प्रोफेसर को क्यों मारना और घर को क्यों जलाना जब तक कि उनके पास पहले से ही सारी जानकारी ना हो। अन्यथा उन्हें मंदिर ढूंढने के लिए अभी भी हमारी जरूरत थी। शायद उसने उनसे झूठ बोला या वो लापरवाह हो गया, या शायद हमने उनके पहुंचने से ठीक पहले उन्हें रोक दिया, मैंने तर्क दिया। बेनोट ने चिंतित होकर कहा, हमें यह मानना होगा कि या तो उन्हें पहले से ही मंदिर का पता है, या फिर अगर हम उसे ढूंढने जाएंगे तो वो हमारा पीछा करेंगे। जब हम इस टॉपिक पर विचार कर रहे थे तभी मेरी नजर शेल्फ पर पड़ी। मैंने एक तौलिए से उसे उठाया, उसे गेंद की तरह लपेटा और डेस्क पर पटक दिया। मैंने सुना कि वो टुकड़े टुकड़े हो गया। बेनोट थोड़ा चौंक गया। हे भगवान, तुम मुझे पहले चेतावनी दे सकते थे, बेनोट ने डांटते हुए कहा जब मैंने तौलिया खोला और टूटी हुई चीजें मेज पर गिरा दी। टूटी हुई सामग्री के साथ एक छोटा सा हैंड रिटन नोट भी था। अगर आपको मंदिर मिल जाए तो उसे नष्ट कर दें। साइलेंट मदर के अनुयायियों को प्लेग फैलाने ना दें। आप पहले ही उसकी एक चमक को नष्ट कर चुके हैं। काम पूरा करें और उन आत्माओं को मुक्त करें जिन्हें वो सताती है। मुझे लगता है कि एक से ज्यादा लोग हमारा पीछा कर रहे हैं, मैंने भ्रमित होकर कहा। ठीक है, इस बकवास को छोड़ो, हम मंदिर में जाएंगे और इसे बर्बाद कर देंगे, लेकिन मैं बिना सीरियस हथियारों के वहां नहीं जाऊंगा, बेनोट ने दृढ़ संकल्प के साथ कहा। क्या तुम किसी को जानते हो? मैंने पूछा। ओह हाँ, मैं एक आदमी को जानता हूं, बेनोट ने जवाब दिया, एक स्टोर की अलमारी को एक तरफ खिसकाते हुए एक छोटा सा दरवाजा दिखाते हुए। बेनोट ने छोटा सा छिपा हुआ दरवाजा खोला और हम दोनों एक छोटे अंधेरे कमरे में दाखिल हुए। उसने हाथ बढ़ाकर एक तार खींचा और एक टिमटिमाता हुआ बल्ब रोशन हो गया, जिसने एक हथियारों की अलादीन का गुफा को प्रकट किया।
ओह गॉड बेनोइट, जब तुमने कहा कि तुम एक आदमी को जानते हो, मैंने उस खजाने को देखकर आश्चर्य से कहा, हाँ याद है जब मैंने कहा था कि धंधा अच्छा है, तो ये असली धंधा है, बेनोइट ने बताया। मैंने दीवार के सहारे रखे कलेक्शन से एक AK-47 शैली की राइफल उठाई और उसका निरीक्षण शुरू किया। बेनोइट ने कहा, वे ज्यादातर AKM है, लेकिन उनमें कुछ टाइप 56 भी है। मुझे बस इस बात की निराशा है कि तुम अमेरिकी सामान नहीं खरीदते, मैंने हंसते हुए कहा। हाँ मैं क्या कहूं, कम्युनिस्ट भरोसेमंद राइफलें बनाते हैं। हालांकि अगर तुम जोर दे रहे हो तो मेरे पास कुछ बड़ी काली और पूरी तरह अमेरिकी राइफलें हैं, अगर तुम देखना चाहते हो, बेनोइट ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह गॉड, मुझे लगता है कि बूट कैंप में शावर में मैंने तुम्हें पहले ही काफी देख लिया है, मैंने तिरस्कार भरी नजरों से कहा। बेनोइट ने कोने में मेज पर रखे एक बड़े किट बैग की जिपर खोली, जिसमें एक बड़ी काली M60 मशीन गन दिखाई दी। अरे तुम्हें नहीं लगता कि यह जरूरत से ज्यादा है? इसे इधर उधर ले जाना हमारे जैसे छोटे लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है। गोला बारूद का क्या? मैंने तर्क दिया। समस्या गोला बारूद की नहीं है, उसे प्राप्त करना आसान है। समस्या उसे खोलने वाली डिसइंटीग्रेट बेल्ट की है। मेरे पास केवल एक 50 राउंड की बेल्ट है, बेनोइट ने बताया। नहीं, हमें तेजी से चलने में सक्षम होना चाहिए, इससे हमारी गति धीमी हो जाएगी, मैंने सुझाव दिया। अच्छी बात है, ठीक है, हम इसे यहीं छोड़ देते हैं, बेनोइट ने जवाब दिया, 2 AKM राइफलों और 4 पूरी तरह भरी हुई मैगजीनों को एक खाली किट बैग में ठूसते हुए। मैंने सेल्फ पर पड़ा एक अकेला क्लेमोर उठाया और उसे राइफल के साथ बैग में रख दिया। क्लेमोर? बेनोइट ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, अगर हम उनसे पहले पहुंच जाए तो मैं जानना चाहूंगा कि वे कब आ रहे हैं, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बिल्कुल सही, बेनोइट ने बैग में कुछ C4 और डेटोनेटर रखते हुए सहमति जताई। क्या हम तैयार हैं? उसने बैग की जेब बंद करते हुए पूछा। लगता तो ऐसा ही है, मैंने जवाब दिया जब हमने अपनी जैकेट पहनी और टॉर्चों को जांच की। मैंने बैग उठाया, बेनोइट ने लाइट बंद की और स्टोरेज अलमारी को वापस अपनी जगह पर खिसका दिया, जिससे छोटा शस्त्रागार छिप गया। हम सामने के दरवाजे की ओर बढ़े। बेनोइट ने शांत सड़क पर नजर डाली कि सब ठीक है या नहीं। हम जाने के लिए तैयार हैं, उसने कहा। हम बाहर निकले और मैंने बैग को ट्रक में रख दिया। प्रोफेसर के नोट्स पढ़ने और अपने अस्थायी शस्त्रागार को तैयार करने में बिताए समय के कारण शहर से निकलते निकलते सूर्यास्त हो गया। मैं बेनोइट के आग्रह पर गाड़ी चला रहा था। उसने कहा कि अगर कोई श्वेत व्यक्ति गाड़ी चला रहा हो तो पुलिस द्वारा रोके जाने की संभावना कम होती है। ट्रक में भारी सामान होने की वजह से स्टीयरिंग सुस्त लग रही थी। मैंने धीरे धीरे गाड़ी चलाई ताकि कोई अनवांटेड ध्यान न खींचे। नक्शे से अंदाजा था कि लोकेशन शहर से लगभग 1 घंटे की दूरी पर था, लेकिन ये दलदल के बीच अंदर में कहीं था। हमें अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए पीछे की सड़कों और छोटी छोटी पगडंडियों का सहारा लेना पड़ा। रात हो रही थी जब हम पानी से ऊपर उठी एक छोटी सी मिट्टी की सड़क पर मुड़े। सड़क के दोनों ओर दलदली जमीन थी। कुछ मील चलने के बाद दूर एक बड़ी इमारत दिखाई देने लगी। रेड हाउस अपने नाम के अनुरूप लाल रंग का था, जो बलुआ पत्थर से बना प्रतीत होता था। यह दलदल में एक छोटे से टापू पर बना था, जो एक ऊंची सड़क से जुड़ा था। यह एक भव्य पुरानी इमारत थी जो किसी छोटे किले की तरह दिखती थी, मानो उसे सीधे पेरिस या साइगोन से उठाकर लाया गया हो। जैसे जैसे हम करीब पहुंचे, यह स्पष्ट हो गया कि इमारत बहुत खराब हालत में थी। लेकिन सच कहूं तो यह चमत्कार ही था कि इतने सालों के बाद भी यह दलदल में खड़ी थी।
मैंने सोचा कि शायद किसी अप्राकृतिक शक्ति ने इस इमारत को इस एरिया में टिका रखा था, लेकिन मैंने इस विचार को दिमाग से निकाल दिया और अपने मिशन पर ध्यान केंद्रित किया। लगता है हम यहां पहले पहुंच गए, बेनोट ने मैदान का निरीक्षण करते हुए कहा। आसपास कोई अन्य वाहन दिखाई नहीं दे रहा था। हाँ, जब तक कि वे नाव से ना आ गए हों, मैंने सुझाव दिया। इमारत पानी पर थी और पीछे एक घाट हो सकता था, यह बताना मुश्किल था। मैदान में घास बहुत ऊंची उगी हुई थी, इसलिए हमने कार को लॉन की घास के बीच छिपा दिया। बेनोट ने ट्रक खोला। मैंने बैग से 2 एकेएम राइफलें निकाली, प्रत्येक में एक मैगजीन भरी। एक राइफल अपने कंधे पर लटकाई और दूसरी बेनोट को थमा दी। मैंने क्लेमर को अपने जैकेट की बड़ी जेब में ठूस लिया और हमने एक एक्स्ट्रा मैगजीन ली। बैग में अब सिर्फ C4 और डेटोनेटर बचे थे। बेनोट ने बैग की जिप बंद की और उसे अपने कंधे पर लटका लिया। हम हथियारों से लदे हुए उस भव्य इमारत की ओर बढ़े और पत्थर की सीढ़ियां चढ़ी। बड़े लकड़ी के दरवाजों ने मेरे धक्के का कोई प्रतिरोध नहीं किया। हमने अपने जैकेटों से जुड़ी टॉर्च जलाई और एक छोटी लॉबी एरिया में प्रवेश किया जो कोर्ट रूम जैसा था। मुझे आश्चर्य है कि नशेड़ियों ने इस जगह पर कब्जा क्यों नहीं किया, मैंने बेनोट से कहा। दक्षिण में लोग ऐसी इमारतों से डरते हैं। इनमें अतीत के बहुत सारे भूत हैं, लोग इनसे दूर रहते हैं, उसने जवाब दिया। हम लॉबी से होते हुए एक गलियारे में पहुंचे। हवा गर्म थी और उसमें फफूंदी की गंध थी। दीवारों से पुराना वॉलपेपर उखड़ रहा था और टूटे कांच के टुकड़े, अन्य मलबा पुराने ढीले लाल कालीन पर बिखरा था। लंबे गलियारे के अंत में हम एक बड़े डबल डोर पर पहुंचे। उन्हें खुलने पर हम एक ऑडिटोरियम में दाखिल हुए। कमरे की छत ऊंची थी और इसे एक रंगमंच की तरह सजाया गया था। एक मंच, कई बूथ, टेबलें और गैलरी में निजी बक्स थे। जगह को घिसे हुए लाल मखमली पर्दों से सजाया गया था। लगता है ये जगह उन शानदार ब्रुलिस्क ब्रोथेल में से एक में बदल गई थी, मैंने सुझाव दिया। हाँ, अपने सुनहरे दिनों में ये काफी शानदार रही होगी। मैं शर्त लगाता हूं कि यहां सिर्फ अमीर लोग या अधिकारी लोग ही आते होंगे। हमारे जैसे लोग का यहां स्वागत नहीं होता होगा, बेनोट ने जवाब दिया। हाँ, उन दिनों तुम जैसे लोगों का कहीं भी स्वागत नहीं था, मैंने मजाक में कहा। बड़े मजेदार लगता है ना। अभी भी कई जगह है जहां हमारा स्वागत नहीं है, उसने जवाब दिया। अब हम कहां जाएं? ये तो मंदिर जैसा कुछ नहीं लगता, मैंने जोर से सोचा। तभी वो जानी पहचानी फुसफुसाहट शुरू हुई। स्वागत है अपवित्र लोगों, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। बेनोट ने मुझे डर भरी नजरों से देखा। मैं समझ गया कि हम दोनों एक ही आवाज सुन रहे थे, न सिर्फ इसलिए कि वो बहुवचन में बोल रही थी। अब वो आवाज हमारे दिमाग में नहीं बल्कि मंच के पीछे से आ रही थी। हम दौड़कर मंच पर चढ़े। आवाज तेज होती जा रही थी। मैंने अपनी राइफल कंधे पर रखी और चार्जिंग हैंडल खींचा। मैंने राइफल की नली से मंच के फटे हुए पर्दों को हटाया। हमारी टॉर्च की रोशनी उस एरिया को रोशन कर रही थी। हम धीरे धीरे मंच के पीछे बढ़े। मैंने राइफल की नली को बाएं दाएं घुमाया, लेकिन वहां सिर्फ परछाइयां थी। नीचे से आवाज फुसफुसाई, ओ अपवित्र करने वाले, आपका स्वागत है। फर्श पर एक पुराना कारपेट बिछा था। मैंने उसे हटाया तो एक तहखाने का दरवाजा दिखा जिसमें धातु की रिंग हैंडल थी। मैंने एक हाथ से हैंडल खींचा,
दूसरे हाथ से राइफल को कंधे पर कसकर पकड़ा। हमें सड़ते मांस की दुर्गंध महसूस हुई। देखो, हम नीचे जो कुछ भी देखे या सुने उसे अनदेखा करेंगे। हम हमला करेंगे और जितना जल्दी हो सके वहां से निकल जाएंगे, बेनोट ने कहा। उनके चेहरे पर भय साफ झलक रहा था। मैंने सिर्फ सिर हिलाया और हम संकरी पत्थर की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। तभी मुझे अपने जेब में रखा क्लेमोर याद आया। हम रुके। मैंने क्लेमोर निकाला और उसे सबसे ऊपरी सीढ़ी पर रख दिया, हेज की ओर इशारा करते हुए। मैंने हेज को नीचे खींचा और हैंडल पर ट्रिप वायर जोड़ दिया। हम संकरी पत्थर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। यह सब बहुत परिचित लग रहा था, जैसे हम वियतनाम की उस सुरंग की पत्थर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हो। ऐसा लग रहा था कि यह हमेशा ही चलता रहेगा। मैंने अपने राइफल से रास्ता दिखाया। गर्मी थी, मेरे चेहरे से पसीना टपक रहा था और सड़न की गंध तेज होती गई। आगे की सीढ़ियां एक कोने पर रुक गई और लकड़ी में बदल गई। हमने कोने को पार किया। लकड़ी को चर्च की तरह अलंकृत रूप से उकेरा गया था। हमने स्पष्ट रूप से मंदिर ढूंढ लिया था। लकड़ी का गलियारा एक आर्च में समाप्त हुआ। हम एक छोटे लकड़ी के स्टेज जैसे स्थान में पहुंचे। स्टेज की दीवार मसालों से रोशन था और उसकी छत ऊंची थी। पूरी संरचना अलंकृत नक्काशीदार लकड़ी से बनी थी। केवल कोई अप्राकृतिक शक्ति ही इस संरचना को दलदल के नीचे इस तरह बरकरार रख सकती थी। यहां तक कि दुर्गंध भी कम हो गई थी। स्टेज लकड़ी के बेंचों से भरा था और दीवारों पर पेंटिंग सजी थी जो बिल्कुल सही हालत में थी। बेनोइट और मैं चुपचाप देखते रहे। पेंटिंग्स में मूर्ति वाली महिला को दर्शाया गया था। एक में वो बच्चों को रोटी देती हुई मुस्कुरा रही थी। दूसरी में वो एक बीमार महिला को सांत्वना दे रही थी। तीसरी में वो कवचधारी सैनिकों से किसानों की रक्षा कर रही थी। स्टेज के सामने एक बड़ी मूर्ति थी, लेकिन वो सोने की नहीं बल्कि साधारण लकड़ी की नक्काशी थी। महिला मुस्कुरा रही थी और उसके पैर ऑक्टोपस के टेंटिकल्स से बने थे। ऐसा लगा जैसे वो हमें बुला रही थी। उसके पैरों के पास एक छोटा लकड़ी का बक्सा रखा था। आवाज बोली, आखिरकार तुम आ ही गए। मेरे मंदिर में स्वागत है, खोई हुई आत्माओं। तुमने मेरे एक मंदिर को अपवित्र किया। वो मंदिर कमजोर और उत्पीड़ित लोगों की रक्षा के लिए एक लाइट हाउस था। तुम्हारे अपवित्र के कारण कमजोर आत्माएं पीड़ित होंगी। उसकी आवाज गर्मजोशी भरी और आश्वस्त करने वाली थी। लेकिन सब खत्म नहीं हुआ। तुमने मेरा मंदिर ढूंढ लिया है। तुम अपने अपवित्रता के लिए पश्चाताप कर सकते हो। तुम्हें भूखों को खाना खिलाना है, बीमारों को देखभाल करना है और लंगड़े को ठीक करने में मेरी मदद करनी होगी। अरे ये तो बहुत कुछ है। हम दोनों में से कोई डॉक्टर नहीं है, मैंने 5 साल के डांटे हुए बच्चे की तरह जवाब दिया। और मैं खेती के बारे में कुछ नहीं जानता, बेनोट ने उसी मजाक अंदाज में कहा। बच्चों डरो मत, बस मेरे पैरों के पास रखा बक्सा खोलो और उसमें लिखी प्रार्थना पढ़ो। मेरा प्यार पूरी दुनिया में फैल जाएगा। ये भूखों के पेट भरेगा, बीमारों के घाव भरेगा और निराशा मन को शांति देगा। आवाज ने एक सांत्वना देने वाली मां की तरह कहा। मैं बक्से की ओर बढ़ा। बेनोइट मेरे पीछे था। मैं खुशी भरे दिल से ढक्कन खोलने वाला था कि तभी एक विस्फोट ने स्टेज को हिला दिया। सीढ़ी के नीचे रखा क्लेमोर स्पष्ट रूप से फट गया था। मैं एक सेकंड के लिए ध्वनि और कंपन से भ्रमित हो गया। बस इतना समय लगा कि मैं दुनिया को वैसा ही देख सकूं जैसा वो वास्तव में थी।
मैंने अपना हाथ वापस खींच लिया। बेनोइट डर से पीछे हट गया और स्टेज के चारों ओर देखने लगा। ये जगह सही नहीं है। बेनोइट की आवाज में भय था। मुझे पता है, चार्ज लगाओ, मैंने जवाब दिया। मेरी आंखों के सामने लकड़ी की मूर्ति ठोस सोने में बदल गई और महिला के चेहरे पर गर्मजोशी की अभिव्यक्ति द्वेष और गुस्से में बदल गई। वो स्टेज के अलंकृत लकड़ी के खंभे हड्डियों में बदल गए। पेंटिंग्स में अब भयावह दृश्य थे। एक महिला खोखली आंखों वाली पुरुषों की सेना के ऊपर मंडरा रही थी। दूसरी में वो मानव अवशेषों से बने मंदिर के सामने खड़ी थी। स्टेज की बेंचें पत्थर में बदल गई और अब खाली नहीं थी, वे कंकालों से भरी थी जो सीधे बैठे मूर्ति को श्रद्धा से देख रहे थे। सड़न की दुर्गंध फिर से मेरे नथुनों में लौट आई। क्या तुम वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूं? मैंने अपने डर को काबू रखते हुए पूछा। हाँ, दरवाजा कवर करो, बेनोइट चिल्लाया जब उसने खंभों पर C4 लगाना शुरू किया। मैं ऊपर से चीखें सुन सकता था। फिर 2 गोलियां चली और चीखें बंद हो गई। उन्होंने स्पष्ट रूप से क्लेमोर से घायल लोगों को उनके दुखों से मुक्त कर दिया था। वे गंभीर थे। मैं पत्थर की सीढ़ियों से उतरते कई लोगों के कदमों की आवाज सुन सकता था। लगता है बहुत सारे लोग हैं। मुझे पता था कि हमें M60 लाना चाहिए था, बेनोइट ने धीमे लेकिन गुस्से भरे लहजे में कहा। रोना बंद कर और उन चार्ज को लगाओ, मैंने जवाब दिया, ये सोचते हुए कि काश हमारे पास M60 होती। मैं एक पत्थर की बेंच के पीछे बैठ गया, AK राइफल को आर्च के प्रवेश द्वार पर तानते हुए, जो अब पत्थर और मानव हड्डियों से बना दिख रहा था। मैं एक प्रशिक्षित सैनिक की मुद्रा में आ गया। मेरा हाथ हथियार पर स्थिर था और मेरी सांस धीमी हो गई। कदमों की आवाज नजदीक आ रही थी। एक आदमी कमरे में घुसा, अपनी राइफल को बेचैनी से तानते हुए। वो नौसिखिया लग रहा था, कोई भाड़े का सिपाही नहीं, शायद कोई कट्टरपंथी। मैंने तुरंत गोली नहीं चलाई क्योंकि मैं चाहता था कि उसके साथी भी अंदर आए। 2 और आदमी अंदर आए। तीसरे को कुछ ट्रेनिंग मिला हुआ था क्योंकि उसने मुझे बेंच के पीछे छिपे देख लिया और अपनी राइफल उठाई। मैंने 3 तेज सिंगल शॉट फायर किए और तीनों ढेर हो गए। कोई और अंदर नहीं आया, लेकिन मैं गलियारे में फुसफुसाहटें सुन सकता था। हे, कोई ग्रेनेड नहीं, तुम मंदिर को नुकसान पहुंचा सकते हो, एक महिला ने फुसफुसाते हुए आदेश दिया। मैंने उसकी आवाज पहचान ली। वो मोटेल वाली वेश्या थी। बेनोइट झुककर मेरे पास बेंच पर बैठ गया। चार्ज लग गए, 10 मिनट, उसने अपनी राइफल दरवाजे की ओर तानते हुए कहा। मैंने प्रार्थना की कि यह समय काफी हो। हेलो, मैं अंदर आ रहा हूं, मैं निहत्था हूं, गोली मत चलाना, मैं सिर्फ बात करना चाहता हूं, एक पुरुष की आवाज आई। ठीक है, हम बात कर सकते हैं, मैंने जवाब दिया। वो कैंप जमा का साइकेट्रिस्ट था। वो अपनी हथेलियां खोल कर आया, ये दिखाने के लिए कि उसके पास कोई हथियार नहीं था। हमें यहां तक लाने के लिए धन्यवाद। उस बूढ़े प्रोफेसर ने हमें बेकार की खोज पर भेजा था, लेकिन सावधानी से हमारे कुछ लोग तुम्हारा पीछा कर रहे थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये इतना खूबसूरत होगा, उसने छत की ओर देखते हुए विस्मय से कहा। हमने उसे बोलने दिया, लेकिन हम जानते थे कि हमारा समय खत्म हो रहा था। ये वैसा ही है जैसे मैंने कहानियों में सुना था, ठोस सोने का बना मंदिर, उसने एक खंबे पर उंगली फेरते हुए कहा, जो पत्थर और मानव फीमर हड्डियों से बना था। बेनोट ने मेरी ओर देखा। मुझे लगता है
साइलेंट मदर ने अलग अलग लोगों से अलग अलग वादे किए थे। युद्ध से थके दो सैनिकों को एक शांतिपूर्ण आदर्श दुनिया दिखाई गई, जबकि सत्ता के भूखे लोगों को सोने का मंदिर और अनंत शक्ति का वादा दिखाया था। यह साइलेंट मदर का सच्चा उपहार है। वो अनंत धन और दुनिया भर शासन की शक्ति दे सकती है। वो अपने अनुयायियों को जीवन भी लौटा सकती है अगर वे उसके नाम पर बलिदान दे। उसने कहा। उसकी आंखों में वही कट्टर क्रोध था जो मैंने अस्पताल में देखा था। हाँ मां, ज्यादा समय नहीं है, मैं समझाता हूं मां, उसने खुद से बुदबुदाया। अचानक वो अमानवीय गति से चीखते हुए हमारी ओर दौड़ा। सीढ़ियों पर इंतजार कर रहे लोग कमरे में घुस आए और असल्ट राइफलों से गोलियां बरसाने लगे। मैंने उस भीड़ में मोटेल वाली महिला और 3 पुरुषों को देखा। हमने साइकियाट्रिस्ट को तुरंत ढेर कर दिया, लेकिन बाकी लोग उससे कट्टरता से भरे थे। साइलेंट मदर उनसे फुसफुसा रही थी। कौन जानता है वो उनसे क्या वादा कर रही थी। वे पत्थर की बेंचों के पीछे से जानवरों की तरह हमारी ओर बढ़ रहे थे। गोलियां हमारी बेंच पर लग रही थी। 2 लोगों ने तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश की और बेनोट ने उन्हें ऑटोमेटिक राइफल की गोलीबारी के झोंके से ढेर कर दिया। मैं बेंच के किनारे से बाहर निकला और एक सिर पर गोली चलाई जो दूसरी बेंच के पीछे से उभर रहा था। एक बॉडी गलियारे में गिरा। महिला हमारे पीछे थी और बेंच के किनारे से गोली चला रही थी। एक गोली मेरे सिर के पास से गुजरी, तभी उसे ऑटोमेटिक राइफल की गोलीबारी की बौछार लगी जो उसके पैरों में जा लगी। मैंने मुड़कर देखा, बेनोट की राइफल थी जिसके बैरल से धुआं निकल रहा था। वो दौड़कर आया और उसके हाथ से पिस्तौल छीन ली। हमें यहां से निकलना होगा, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, बेनोट ने राइफल को कंधे पर लटकाते हुए कहा। हम बाहर निकलने ही वाले थे कि तभी हमने उस महिला की आवाज सुनी जो जमीन पर रेंग रही थी। वो अभी भी जिंदा थी और अपने नाखूनों से खुद को घसीटते हुए मूर्ति की ओर बढ़ रही थी। हमने उसकी ओर देखा। वो दाहिने गति से आगे बढ़ रही थी, इंच इंच करके मूर्ति की ओर अपने पीछे खून का निशान छोड़ते हुए। प्लीज प्लीज साइलेंट मदर, प्लीज। मैंने आपके एक मंदिर की खोज की। मैंने वही किया जो आपने कहा। वो मुश्किल से सांस लेते हुए विनती कर रही थी। प्लीज, जैसा आपने वादा किया वैसा करो। मेरे बच्चों का जीवन लौटा दो प्लीज। प्लीज साइलेंट मदर, मैं आपसे विनती करती हूँ, प्लीज। उसने दांत पीसते हुए अपनी पूरी ताकत से चिल्लाते हुए मूर्ति की ओर रगने लगी। प्लीज। मैंने अपनी राइफल तानी और उसे गोली मार दी। हम दोनों बिना कुछ बोले बाहर की ओर भागे। भागते समय साइलेंट मदर ने मुझे फिर से पुकारा। मुझे लगता है उसने बेनेट को भी पुकारा होगा। हमने उसे अनदेखा किया। शायद उसकी शक्ति उन लोगों पर ज्यादा थी जो उसके झूठ पर विश्वास करने को इतने हताश थे। हम पत्थर की सीढ़ियों पर चढ़े। समय हमारे खिलाफ था। हम सीढ़ियों के शीर्ष पर पहुंचे। हैच मिट्टी के टुकड़ों से उड़ चुका था। मैं मलबे पर रेंग कर बाहर निकला। बेनोट मेरे पीछे था। हम ऑडिटोरियम में तेजी से भागे। जमीन हिली और एक जोरदार धमाके ने इमारत को हिला दिया। इमारत गुस्से से कराह रही थी। उसकी नींव विस्फोट से हिल गई थी। गलियारे से भागते समय इमारत खतरनाक रूप से झुकने लगी। ये दलदल में डूब रही थी। हम लॉबी के सामने से दरवाजे से बाहर निकले, सीढ़ियों से उतरे और लॉन पर पहुंचे। लॉन की सुरक्षा से हमने पीछे मुड़कर रेड हाउस को देखा।
ये एक कोने से दलदल में डूब रहा था। अचानक जैसे कोई सपोर्ट देने वाला पिलर टूट गया हो। आधी इमारत दलदल में ढह गई, बाकी हिस्सा भी जल्दी उसके पीछे चला गया। हम चुपचाप देखते रहे। उस रात के बाद मैंने कभी साइलेंट मदर की फुसफुसाहट नहीं सुनी, लेकिन मैं अक्सर उस महिला की हताशा और साइलेंट मदर के उस वादे के बारे में सोचता हूं जो उसने उससे किया था। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उस बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर नई डरावनी कहानी का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। आखिर अगली कहानी और भी खौफनाक हो सकती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपने डर का सामना करें।